ईएमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम है इसका मार्च में। तो आज ये सेशन डेडिकेटेड है ईएमआरएस एंड केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के सभी एस्पायरेंट्स को। जी हाँ, बहुत देर से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम एक लाइव ले लीजिए, एक सेशन जो है इसके लिए ले लीजिए और पूरा गाइडेंस वगैरह दे दीजिए, थोड़ा आंसर राइटिंग के लिए, टियर 2 के लिए। ठीक है, तो आज ये सेशन सभी ईएमआरएस केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स को डेडिकेटेड है। ध्यान से सेशन देखिएगा पूरा, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज, छोटी सी चीज होती है, छोटी सी बात होती है, छोटी सी स्ट्रैटेजी होती है और पूरे आपके एग्जाम को में नंबर बूस्ट कर देती है वो चीज, और आपका एग्जाम जो है कई बार 2-4 नंबरों से ही की तादाद पर ही होता है, क्लियर हो जाता है ना, उस छोटी सी बात से। तो इसलिए पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा, अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, जो चीजें बताऊंगी उसको नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में, ताकि याद रहें आपको। ठीक है जी। स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने ये ईएमआरएस केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स अपनी एप्लीकेशन पर लॉन्च किया। चलो कोर्स के बारे में जो जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ वो हम बाद में थोड़ा भी डिस्कस करेंगे क्या क्या है उसमें। पहले आज जो हमको मेनली डिस्कस करना है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है, और थोड़ा सिलेबस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। ये देखिए, पहले मैं यहाँ पे सिलेबस खोल लेती हूँ इसका, ये ठीक है जी, आपको दिख रहा है सिलेबस? ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये जो आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स है, अब इसमें टियर 2 सिलेबस, ये बात ऑब्वियसली सी बात है भाई। देखो इसका जो एग्जाम का आपका लेवल है, नेट का एग्जाम, एपी का एग्जाम जो होते हैं उनसे कम लेवल है, बिकॉज इसमें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये एग्जाम है। ठीक है जी, तो अब बेसिक चीज़ों की तरफ, एनसीईआरटी वाली चीज़ों की तरफ पहले आते हैं। जैसे इसमें जो आपका सिलेबस स्टैट्स का है, उसमें स्टैट्स की बेसिक चीज़ें, मतलब क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ना, थेरेटिकल पोर्शन हो गया स्टैट्स का, वो है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हो गए, डाटा के ऑर्गेनाइजेशन, डाटा का प्रेजेंटेशन, बेसिक चीज़ें हैं, ये थेरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आपको जो एग्ज़ाम दे के आना है, एग्ज़ाम में यहाँ पर आपके लिए दोनों चीज़ों को लाइटली मत लेना, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, दोनों के लिए एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। दोनों की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, आपको सारा पैटर्न वगैरह पता ही है ना। तो दोनों चीज़ें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस थ्योरी वाले पार्ट में आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, स्टैट्स के इस थ्योरी वाले पार्ट से एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसका थेरेटिकल पोर्शन हमको अच्छे से कवर करना है, फ्लो चार्ट वगैरह की मदद से इन चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करके आना है। अभी मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ। अब इसके बाद ये जो आगे आ गया आपका स्टैटिस्टिकल टूल, सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन मोड, इससे बनेंगे अब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे न्यूमेरिकल, जैसे आपको जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, और सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, पूरा आपको एक टेबल दिया होगा और उस टेबल से आपको पर्टिकुलर चीज़ें कैलकुलेट करनी, ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं एक्स एंड वाई की, इस तरह से। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे वही है कि जो चीज़ें हैं ना वो बेसिक लेवल की, हमको ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना। ठीक है, थोड़ा अपना नॉलेज को, अपनी प्रैक्टिस को उस बेसिक लेवल का ही रखना और उसको ही बहुत अच्छे से करना है। ठीक है जी, अब जैसे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो में इसने पॉजिटिव नॉर्मेटिव हो गया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की, मतलब वही चीज़ है एनसीईआरटी, और मैंने एनसीईआरटी पर पूरे इसमें अपने 10-12 लेक्चर्स भी अपलोड कर रखे हैं आपके कोर्स क्लासेस में। तो ये सब चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स जो है ना मैंने जो कोर्स में अपलोड कर रखे हुए हैं, उसको लाइटली मत लेना। पीजीटी वाले बच्चे के लिए वो लेक्चर्स एनसीईआरटी वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप उन लेक्चर्स को सुन के जो है जो जो उसमें समझाया गया उसको अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आप एग्जाम में खुद चीज़ें लिख कर भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस वे में समझाया गया है आपको वो चीज़ें, कि आपको साथ साथ दिमाग में आपके बैठ भी रही हैं, वो चीज़ें याद भी हो रही हैं, सुनने के बाद आप अच्छे से उसको लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स चला गया, आप थोड़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की साइड, डिमांड क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये चीज़ें हो गई, प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखो बड़े ध्यान से, ये सप्लाई शेड्यूल आ गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब अगर उसने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिया ना, दैट मीन्स आप ना इसो क्वेंट कर्व, इसो रेवेन्यू कर्व, इसो कॉस्ट लाइन, ये सब कंसेप्ट क्लियर करके जाने हैं आपको एग्जाम के लिए अपने।
ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक के जैसे हर बार मैं बोलती हूँ, पता ही होगा स्टूडेंट्स को कि टॉपिक के इर्द गिर्द के टॉपिक ज़रूर पढ़ लेने होते हैं हमको, चाहे उनका बेसिक पढ़ लो, ज़्यादा एडवांस मत पढ़ो, पर इर्द गिर्द के टॉपिक ज़रूर पढ़ने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे उसने फॉर्म्स ऑफ मार्केट लिखा है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में चलो दिया उसने सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, पर एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला टॉपिक तो आपके सिलेबस में आ गया ना। अब अगर बच्चा कहे कि मैं सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन को अच्छे से रट लेता हूँ, मोनोपोलिस्टिक का बेसिक भी नहीं पढ़कर जाता, तो वो रिस्की चीज़ है एक बहुत उसके लिए, बिकॉज फॉर्म्स ऑफ मार्केट उसने आपके सिलेबस में लिखा है, तो आपको मोनोपोलिस्टिक का बेसिक पढ़कर जाना है। चलो इतना एडवांस मत करिए, उसका डायग्राम्स वगैरह इक्विलिब्रियम वगैरह, पर बेसिक चीज़ें फीचर्स वगैरह उसके पढ़कर जाइएगा, बिकॉज सब्जेक्टिव में भी अगर पूछ लें डिफ्रेंशिएट करो परफेक्ट कॉम्पिटिशन को मोनोपोली को, है ना, तो वो चीज़ करके जाओगे। थोड़े टॉपिक के इर्द गिर्द के टॉपिक्स का बेसिक ज़रूर पढ़कर जाना, पूरा लकीर के फ़कीर हमको सिलेबस पर नहीं रहना होता, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर आपका जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जीडीपी एंड वेलफेयर, मनी एंड बैंकिंग, सप्लाई ऑफ मनी। हाँ, तो मतलब ये आपका जो सिलेबस मिड वाला बीच में मैं देख रही हूँ सारा, जो नेट के एस्पायरेंट्स है, अगर वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या कभी की है, तो वो सारा तकरीबन सेम ही जा रहा है। फिर यहाँ से अलग ये आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला, ये आपका एनसीईआरटी से है। फिर से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर है पूरा ये, उसमें +1 +2 में होता है इकोनॉमिक्स में, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, TRJN की बुक्स में से भी बहुत अच्छा ये मिल जाता है। तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। फिर ये करंट चैलेंजेस में आ गया, इंडियन इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इसमें थोड़ी करंट चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट की करंट फिगर्स हो गई, है ना, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो यहाँ पर हमको पढ़ लेनी है। फिर ये +1 +2 की इकोनॉमिक्स आ गई, ये वाली कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। अब देखो मैं आपको इसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखो, ये एक मॉडल पेपर हमने बनाया है, इसका डिज़ाइन किया है, आपके कोर्स में भी अपलोड कर रखा है। पीजीटी इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर सब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 60 है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, प्रेजेंटेशन वगैरह का सिस्टम थोड़ा यहाँ पे समझ लेना। टोटल यहाँ पे 60 नंबर है, और हमने कहा है भी 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 15 4 का 60, यानी कि 4 नंबर का टोटल 60 मार्क्स है, और 4 नंबर का जो है आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो अब 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको कैसे क्या लिख कर आना है, ये चीज ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। जैसे अब यहाँ पर ना पहला क्वेश्चन इसने लिखा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने कहा कि आपको स्टैटिस्टिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बनेगा, जो स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है। अब आपने लिख दिया सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या। देखो जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करो, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट है, पर फिर भी उसमें ना 1 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देनी बहुत ज़रूरी होती है। इंट्रोडक्शन दो पहले छोटी सी कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अब ये तो चलो टाइप्ड है मटेरियल, मैं आपको हैंड रिटन समझाती हूँ कैसे हम इसको लिखेंगे। तो अब उसके बाद आपने एक बड़ा सा हेडिंग बना लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। हेडिंग बनाया, जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में हेडिंग्स बनाकर लिख कर आएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, हेडिंग्स को थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, उतना ज़्यादा आपका इम्प्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ यही चीज़ें काम आती हैं, प्रेजेंटेशन ही सिर्फ काम आती है, नहीं। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ एक अच्छी प्रेजेंटेशन करते हो तो सोने पे सुहागे का काम है, आपके मार्क्स बूस्ट होंगे होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताती हूँ, मेक इन इंडिया है या कुछ भी है स्टैटिस्टिक्स। अब आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में 3 4 बच्चे हैं, सबको स्टैटिस्टिक्स के बारे में सेम ही पता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है ना, इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है, सबके दिमाग में वो चीज़ें हैं। पर अगर अब वो 3 4 बच्चे सेम तरह का कंटेंट जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अब वहाँ पे कंपटीशन कहाँ पे आएगा फिर कि प्रेजेंट कौन अच्छा करता है ना। वहाँ पे उस बच्चे के नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे जिसका अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जिसकी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी अच्छी है, तो वहाँ पे वो चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाएंगे भी स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस, अगर यही चीज़ को आप पैरे में लिख देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख देंगे, एक पैरा बना देंगे इसका, तो वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव होगा रेथर देन कि अगर आप उसको पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, और
पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम इससे मेजर करते हैं, इकोनॉमिक लॉज की फॉर्मुलेशन एंड वेरिफिकेशन करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में स्टैटिस्टिक्स काम आता है, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करता है, फोरकास्ट करता है, प्रिडिक्शन करने में स्टैटिस्टिक्स काम आता है, चीज़ों को कंपेयर करना एंड इवेल्युएट करना उसमें, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंक्लूजन। ये चीज़ें ना बड़ी काम आती हैं, कंक्लूजन, कि भाई जो आपने लिखा है इसका अब क्रक्स क्या है क्रक्स इसका। 4 नंबर का क्वेश्चन, अगर ये तो चलो दूसरा आ गया ना वर्ड वाला फाइल, आपका जैसे जो आंसर शीट है ना उसमें 1.5 पेजेस का तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, 1-1.5 पेज का तो आप बना के आओगे 4 नंबर का। जैसे क्योंकि अगर मैं वो चीज़ एक्सपेक्ट करूँ कि जब मैं अगर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर चेकिंग करती हूँ तो 4 नंबर का क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि 1-1.5 पेज का बच्चा लिख कर आए, है ना। तो मतलब इतना आप बनाओगे, 1-1.5 पेज की लेंथ बनाओगे। यहाँ पे टाइप्ड है, अगर आप इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा ये कंटेंट, इतना कंटेंट भी, ठीक है। तो अब जैसे टोटल इसमें 15 क्वेश्चन हम एनालिसिस करने वाले हैं ना। दूसरा अब मैंने लिख दिया मनी बैंकिंग से डिफाइन सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को डिफाइन करो और उसके फंक्शंस की बात करो। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछे जाने हैं, क्योंकि अगर मैं एपी वाले एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर देखूँ, एचपीएससी एपी, एमपीएससी चलो रिटर्न नहीं होता, एचपीएससी एपी उसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं चीज़ों को घुमा फिरा के। पर ये जो आपका पीजीटी का एग्जाम है इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है, इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ये चांसेस होते हैं कि बच्चों को आता होता है वो क्वेश्चन। अब सेंट्रल बैंक पता होगा सबको, अच्छी तैयारी करी है, उसको फंक्शंस आते होंगे, तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन फिर किस चीज़ में होता है कि आपको आता है पर आपने प्रेजेंट कितना अच्छे से करा है ना, तो यहाँ पे आपकी वो चीज़ मैटर करेगी, ठीक है। तो एक चीज़ मेरी यहाँ पे और समझ लेना, आपका स्पीड और आपका एग्ज़ाम पूरा करके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात ध्यान से समझ लो, अगर आप एग्ज़ाम पूरा ही नहीं करके आते हो, बीच में क्वेश्चन ही छोड़ आते हो, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। जैसे मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बोलती हूँ, अगर आपने इजी क्वेश्चन ही गलत कर दिए एग्जाम में तो कंपटीशन से बाहर हो, एक्सपेक्टेशन छोड़ देना कि लिस्ट में आ जाएगा। इसमें भी वही है कि एग्जाम अगर पूरा ही नहीं करके आते हो तो आउट ऑफ कंपटीशन। दैट मीन्स ये एक बहुत बेसिक मिनिमम टारगेट है कि एग्जाम पूरा तो करके आना ही है। अगर सोच रहे हो क्लियर करने का इस एग्जाम को, तो एग्जाम पूरा कंप्लीट तो करके आना ही है। पर पूरा एग्जाम कंप्लीट करने से भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है, नहीं होगा। अब पूरा एग्जाम कंप्लीट करना प्लस उसके साथ और चीजें ऐड कर लो। एग्जाम कंप्लीट करना है, अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट करना है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी के साथ कंप्लीट करना है, अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ कंप्लीट करना है, ये सब चीजें वहां पे मैटर करेंगी। पर अगर आप बेसिक वाला फीचर ही नहीं पूरा कर पाते, एग्जाम कंप्लीट ही नहीं कर पाते, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। बात समझे, ठीक है। क्योंकि पूरा एग्जाम कंप्लीट करना भी इस चीज को तय नहीं करेगा कि आप क्लियर कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। तो अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ एग्जाम पूरा कंप्लीट करना, आपका सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रही हूँ, बहुत जरूरी है। तो अभी जो सेंट्रल बैंक है, आपने एक 2 लाइनों में इसका डेफिनेशन लिखा कि भी सेंट्रल बैंक का ये मतलब होता है। अब फंक्शंस के लिए आपने एक फ्लो चार्ट बना देना है, एग्जाम में शीट पर बना के आइए फ्लो चार्ट, ठीक है। इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना दिए, बीच में सर्कल लगा के लिखिए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, साइड पे लिखिए कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये काम करता है भाई सेंट्रल बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, कस्टोडियन है ना। अब उसके नीचे फिर एक एक पॉइंट को 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो भाई, ज्यादा भी लेंथ मत बढ़ाना क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 2-2.5 पेजेस पर चीज को ले जाओगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि टाइम फिर कम बचेगा बाद में, है ना, हो सकता है पेपर ही ना कंप्लीट हो, तो ज़्यादा भी मत करना, ठीक है, लेंथ को। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर दिया हमने क्या क्या है उसका काम। अब यहाँ पर ठीक है, अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे और ये बतानी थी आपको कि जैसे अब इसमें तो नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आता है एग्जाम में, ये तो जो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आता है तो, है ना, वहाँ पे आप थोड़ा करंट डाटा भी लिख कर आ सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने मान लो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लेन किया, भाई ये रिपो रेट है, ये रिवर्स रिपो रेट है। अब साइड पर ना जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, साइड पर ऐसा हाईलाइट करके या साइड पर ऐसे बॉक्स बनाकर आप लिख सकते हो कि करंट रिपो रेट ये चल रहा है, करंट रिवर्स रिपो रेट ये चल रहा है, ठीक है, एज ऑफ इतने महीने में ये वाला रेट इतना चल रहा है, ऐसे लिख कर आ सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट्स में टाइम टाइम पर इस चैनल पर मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट्स का शॉर्ट वीडियो बनाती रहती हूँ, है ना, अगर आप जुड़े हुए चैनल से तो आपको पता है। तो वो चीज़ें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, इस तरह का करंट डाटा ना आपकी टिप्स पर होना चाहिए, ताकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम में भी उसका अच्छी जगह पर अच्छा यूज़ कर सको, इससे नंबर बूस्ट होते हैं बड़े। मैं आपको बताती हूँ मास्टर्स में
मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। उस टाइम पर हमारा एक पेपर होता था पब्लिक फाइनेंस का एक पेपर होता था। पब्लिक फाइनेंस के पेपर में मतलब थ्योरेटिकल पेपर था, और थ्योरेटिकल पेपर में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी कि भाई आपके 100 में से 90 नंबर आ जाएँ, 95 नंबर आ जाएँ, है ना? क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर में क्या होता है कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा लिखा है, तब भी वो मतलब मुश्किल से आपको 4 नंबर देते हैं। आई थिंक पता होगा आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का तो यही ट्रेंड रहता था, पैटर्न ये रहता था कि जो आपका मैथमेटिकल वाले होते हैं उसमें पूरा क्वेश्चन ठीक है, 6 में से 6 है, पर जो थ्योरेटिकल वाले एग्जाम्स होते थे उसमें क्या था, पूरा क्वेश्चन ठीक होता था, सब कुछ सही है, तब भी पूरे नंबर नहीं मिलते होते थे। 1-2 नंबर कम ही, हाईएस्ट इतने ही है, भाई 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसा हुआ करता था। पब्लिक फाइनेंस वाला पेपर जो पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल हुआ करता था, उस पेपर में मेरे उस टाइम पर 97-98 के अबाउट मार्क्स गए थे, और मैं खुद हैरान थी क्यों ऐसे इतने मार्क्स कैसे चले गए, ये तो थ्योरेटिकल पेपर था। अब क्यों गए, फिर मैंने जब उस चीज़ को एनालिसिस किया तो मैंने कुछ चीज़ें सोची और कुछ उसका कंक्लूजन निकाला। तो यही कंक्लूजन मैं अब अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करती हूँ आपके लिए, आपका एग्जाम क्लियर करवाने में, आपकी स्कोर बूस्ट करने में। मैंने क्या देखा कि वो पब्लिक फाइनेंस के पेपर में, चलो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि आपके मास्टर्स के जो इवैल्यूएशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इवैल्यूएशन उससे बिल्कुल अलग है, इसमें बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन की जाती है। उन पेपरों में चाहे लापरवाही कर दी जाए कोई चेकिंग के लिए, इसमें नहीं होती, इसमें बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन होती है। और ये मैंने चीज़ वहाँ पे कंक्लूजन निकाली कि मैं उस पेपर में ना करंट डाटा, करंट फिगर्स बहुत लिख कर आई थी। जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है पब्लिक रेवेन्यू पर या कुछ इस तरह से, तो मैंने वो जो उसने पूछा है वो एक्सप्लेन की है, साथ-साथ में उसका करंट डाटा भी मेंशन करा है कि उसका फिगर, बजट रिलेटेड फिगर, कि बजट में ये फिगर इतना है, इस बार वाले बजट में ये फिगर इतना है, वो भी मैंने साथ-साथ में दिया था। और उसको मैंने अंडरलाइन भी किया था कि भाई एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको पता लगे कि ठीक है बच्चा आंसर तो सही दे रहा है, साथ में बच्चा करंट फैक्ट्स से भी अवेयर है कि क्या इंडियन इकोनॉमी में भी चल रहा है, क्या इसका करंट डाटा चल रहा है, उसके बारे में भी बच्चा अवेयर है ना? तो वो आपको मतलब उससे इवेल्युएटर से तो नंबर छीनने पड़ते हैं, है ना? मतलब वो मजबूर हो जाता है, इतना अच्छा लिखा, कहाँ से नंबर काटूं, दे ही देता हूँ नंबर, है ना? तो आपकी राइटिंग स्किल में भी ऐसी चीज होनी चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़कर लगे कि इतना अच्छा लिख दिया, मतलब मैं तो मजबूर हूँ, मुझे देने पड़ेंगे इसको नंबर, कैसे काट लूँ इतने अच्छे लिखे हुए कंटेंट से नंबर में। तो इस तरह से लिख कर आइएगा, आपका ये जो प्रेजेंटेशन है इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब एजुकेशन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ग्रोथ का, ये चीज़ क्या है, डिफेंड और रिफ्यूट, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। कहता है इसको डिफेंड करो या रिफ्यूट करो। अब ये ओपिनियन आ गया आपका इसमें कहीं ना कहीं, देखो अब यहाँ पे लिखा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेशन बेटर बनाएगा और प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की बढ़ाएगा, बिल्कुल सही है। अब एजुकेशन जो है वो इंग्रेडिएंट है ग्रोथ का। हाँ, अब क्योंकि उसने ना यहाँ पर क्या लिखा था, डिफेंड करो या रिफ्यूट करो, उसने दोनों नहीं लिखे थे, है ना? अब ओपिनियन है आपका भी, आप इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कथन का समर्थन कर रहे हैं या खंडन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजली सी बात है, नॉर्मली अगर हम सोचे तो कथन का हमको समर्थन ही करना चाहिए, इसको डिफेंड ही करना चाहिए, है ना? ये चीज बिल्कुल पॉजिटिव ही है एजुकेशन ग्रोथ के लिए। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया कि भाई क्यों क्यों एजुकेशन जो है वो ग्रोथ का इंग्रेडिएंट है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं डिफेंड करूंगी इस चीज को, ये चीज ट्रू है बिल्कुल। ठीक है, फिर मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में पॉइंट्स लिख देने, आपने फ्लो चार्ट बना देना ये ऐसे सर्कल बना के साइड पर। ठीक है, कि आपकी मर्जी है, एक्सप्लेन बाद में कर दो हेडिंग्स बनाकर, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, है ना? कि ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, इनोवेशन है, सोशल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी में रिडक्शन होगी, और ये चीज़ें रटने से नहीं आती, मैं आपको सच बताऊँ तो। ठीक है, चाहे हम कोर्स में अपने सारा आपको मॉडल आंसर वगैरह दे रहे हैं, पर मैं फिर भी बोलूँगी वर्ड टू वर्ड रटना ना इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग है कहीं ना कहीं। जब कुछ ऐसी चीज एग्जाम में आती है ना, उसके बारे में पहले सोचो, खुद सोचो कि भाई क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपने इतने साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है या मुझसे भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है एजुकेशन ग्रोथ के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, से क्या होगा जिससे ग्रोथ होगी, है ना? तो सोचो और अपने पॉइंट्स एलैबोरेट करो, जो आप खुद लिखोगे, सोच कर लिखोगे, अपनी वो इकोनॉमिस्ट वाली थिंकिंग को यूज करके लिखोगे ना, आपका सबसे यूनिक कंटेंट होगा, सबसे यूनिक। और दैट्स द रीज़न मैं अक्सर ही स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि क्यों क्या बोलती हूँ अक्सर ही मैं अपनी क्लासेस में, कि सिर्फ नोट्स
उतने काम के नहीं होते जितनी वीडियो लेक्चर्स काम की होती हैं। जब आप मेरे लेक्चर से सुनते हो ना, आप सक्सेस स्टोरीज में सुन लीजिए चाहे लर्नर से, आपकी कहीं ना कहीं वो एक सोच डेवलप होती है, उस तरह से चीज़ों को सोचने की, समझने की, उस अकॉर्डिंगली रिलेशंस बनाने की चीज़ों में कि इससे ये चीज़ कैसे होगी, है ना। वो वीडियो लेक्चर सुनकर आपकी उस तरह की एक सोच डेवलप होती है ना। या उस तरह की सोच डेवलप होती है आपकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने से, न्यूज़पेपर्स पढ़ने से, ऐसे डिटेल्ड चीज़ें पढ़ने से, है ना। तो वो जो आपकी एज ए इकोनॉमिस्ट वाली थिंकिंग है ना, वो यहाँ पर बड़ी काम आएगी। तो चीज़ों को रटना ना, चीज़ों को समझना और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। एक टीचर का, एक एजुकेटर का मेन पर्पस होता है बच्चों में उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट करवाना इस तरह की, ना कि सिर्फ रटवानी चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़, फिर मैंने उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया इसका, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताओ, इसकी सुटेबिलिटी बताओ, इसके मेरिट्स बताओ, इसके डीमेरिट्स बताओ, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि भाई इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। ये आपका वही स्टैट से क्वेश्चन आया कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का ये एक मेथड है, ठीक है। मैंने साथ में जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ का एग्जाम्पल जरूर लिख कर आना, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मैंने करप्शन की स्टडी करनी है ऑफिस में, तो डाटा कलेक्ट होगा सीनियर ऑफिशियल से, ऑडिटर से, नॉलेजेबल पर्सन से, है ना, इंस्टेड ऑफ करप्ट एम्प्लॉइज देमसेल्व्स। करप्ट एम्प्लॉइज से थोड़ी ना कलेक्ट करोगे, है ना। तो ऐसा मेथड है जहां पे इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंसर्न्ड पर्सन, कि कंसर्न्ड पर्सन से करप्शन के बारे में डाटा करप्ट पर्सन से नहीं आप कलेक्ट करोगे, बट फ्रॉम विटनेस जो है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं या अदर इन्फॉर्म्ड पर्सन हैं, उनसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के क्या मेरिट्स हैं, इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, इसके डीमेरिट्स लिख सकते हो, इसके अलग अलग भी बना, पहले आपने जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट्स सी। हेडिंग बना दिया, व्हाट इज इट्स सुटेबिलिटी, इसकी सुटेबिलिटी क्या है, पहला पॉइंट सुटेबिलिटी का, दूसरा पॉइंट, तीसरा, जितने 3-4 लिख दिए। उसके बाद हेडिंग बना दिया, इसके मेरिट्स क्या है। अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फ्लो चार्ट से क्या होगा, आपका पेज ज़्यादा भर जाएगा और कंटेंट आप ज़्यादा नहीं दे पाओगे, पर हमारा ये होना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी 1-1.5 पेज में ज़्यादा कंटेंट लिख कर आना है ना, शीट नहीं भरनी, सिर्फ शीट भरने पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उसमें कंटेंट में हो भी, कुछ नॉलेज भी मिले, अगला बंदा पढ़ रहा है उसको आपकी नॉलेज का पता चले, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बड़ा सारा फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसके कारण हमारा शीट ही उससे भर जाती है और ज़्यादा कंटेंट हम डिलीवर नहीं कर पाते, तो वो एक गलत चीज़ है ना। ऐसा मत करिएगा, अगर फ्लो चार्ट बनाना भी है उसको छोटा सा रखिएगा, पूरा पेज मत उससे भर दीजिएगा, ठीक है। छोटा सा बनाइएगा, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन ऐड करते जाइएगा। या अगर फ्लो चार्ट नहीं भी बनाना, सिंपल पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहले एक बड़ा पॉइंट लिख दिया मेरिट्स का, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये मेरिट है, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा पॉइंट ये मेरिट है, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट्स ज्यादा लिखिए, एक्सप्लेनेशन चाहे थोड़ी कम कर लीजिएगा, पर पॉइंट ज्यादा लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन लिख दिया। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को डिफाइन करो और बताओ ये कैसे रोटेट होता है। डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम बना के ही आएंगे 100%, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि पीपीएफ होता क्या है भाई, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके रोटेशन के बारे में मैंने डायग्राम बनाई कि भाई ये इसकी रोटेशन है, रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन राइट वार्ड रोटेशन, अपना जो है लेफ्ट वर्ड रोटेशन, राइट वर्ड रोटेशन। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रोटेशन होती कब है, इट हैपन्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जब मेरे रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होता क्या है, सेम रिसोर्सेज से प्रोड्यूसर जो 2 गुड्स की अलग अलग क्वांटिटीज को प्रोड्यूस कर सकता है, ये रटवाया हुआ आपको। तो इसमें अब रोटेशन कब होती है, जब रिसोर्सेज में चेंज आए, टेक्नोलॉजी में चेंज आए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज आए, ठीक है। अब रोटेशन तब है कि जब दोनों गुड्स के नहीं एक गुड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो एक्स एक्सिस से भी हो सकती है, वाई एक्सिस से भी हो सकती है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी। जैसे एक्स के रिसोर्सेज, एक्स बड़ा मेरा, रिसोर्सेज बड़े जो वो रिसोर्सेज बड़े जिसके द्वारा मेरी एक्स कमोडिटी बन रही है ना, तो पीपीएफ आगे गया, अदरवाइज पीछे गया, इस तरह से। तो ये नीचे एक्सप्लेन कर दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। इंक्रीज हुआ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी एक्स,
तो वो AB से AC की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। फिर इसका कंक्लूजन भी दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर आगे लिख दिया भाई डीमोनेटाइजेशन पर एक नोट दीजिए, ठीक है। तो पहले मैंने डीमोनेटाइजेशन का कंटेक्स्ट इंट्रोडक्शन दे दी भाई, ये डीमोनेटाइजेशन का डेफिनेशन है, ये होती है डीमोनेटाइजेशन। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में जो लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया कि भाई इतनी तारीख को ये नोट्स की जो है डीमोनेटाइजेशन हुई थी। अब फिर उसके बाद मैंने डीमोनेटाइजेशन के, क्योंकि करंट एस्पेक्ट उस चीज़ का देना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डीमोनेटाइजेशन के, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इसके, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, इसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा, ठीक है। या अदरवाइज इसके छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लिख दो, है ना। छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना के आप ऑब्जेक्टिव्स, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके डिफाइन कर सकते हैं, फिर कंक्लूजन दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन कौन सा ऐड किया इसमें मैंने, राइट ए नोट ऑन कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैपिटल रिसिप्ट्स जो है पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पे सब चीजें पहले तो पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट के आगे कौन कौन से पार्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन क्या है, ऐसी रिसिप्ट्स जा तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हैं या रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट के एसेट्स में रिडक्शन कर रही है। कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रूटीन रेगुलर नहीं ये हैपन होती है ना। तो ये दो उसके फीचर्स आ गए। अब जैसे मैंने कहा था कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये मेंशन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। कैपिटल रिसिप्ट में एक तो आ गई आपकी बोरोइंग, ठीक है। अब बोरोइंग के मैंने लिख दी है कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। फिर रिकवरी ऑफ लोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल रिसिप्ट का, ठीक है। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट की रिसिप्ट्स हो गई, तो ये सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। ये मैंने अपनी पब्लिक इकोनॉमिक्स वाली क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। फिर अगला आ गया आपका जैसे क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के टर्म्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करिए। और मैं आपको सच में बताऊं ये जो है क्वेश्चन, इस पर अगर आपने मेरा एक सिर्फ क्लास देख लिया ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला क्लास, तो वो क्लास आप आज देख लेंगे, एग्जाम तक आपको याद रहेगा दिमाग में कि मुझे इसमें क्या लिख कर आना है, मतलब वो क्लास इतना यूजफुल है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि क्लासेस आर वेरी वेरी यूजफुल। वो क्लास देख लेंगे आज भी ना, तो जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक आपको याद रहेगा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या लिख कर आना था। पढ़ेंगी नहीं भी उसके बाद तब भी याद रहेगा, अगर ध्यान से बस वो क्लास ही आप सुन लेंगे मेरी इस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, फिर 2 पॉइंट्स इसके होते हैं, ये इसका डायग्राम होता है कि भाई इन डिफरेंस कर्व मेरी प्राइस लाइन से जहाँ पे टेंजेंट कर रहा है वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। प्राइस लाइन का स्लोप क्या है px ओवर py, और इन डिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है mrs xy। इन डिफरेंस कर्व जो है वो आपका कन्वेक्स क्यों है, बिकॉज mrs जो है वो डिक्लाइनिंग है नेचर में, डिक्लाइनिंग है नेचर में, ठीक है। ये इसका सेकंड ऑर्डर कंडीशन है कि भाई जहां पर दोनों टेंजेंट करते हैं वहां पे इन डिफरेंस कर्व कन्वेक्स ही होना चाहिए, यानी कि एमआरएस आपका डिमिनिशिंग ही होना चाहिए नेचर में। तो इस तरह से ये कर दिया एक्सप्लेन। फिर आगे आ गया आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, थोड़ा इंडियन इकोनॉमी वाली साइड चले गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इंट्रिकेटली लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द टू कंसेप्ट्स गोइंग हैंड इन हैंड। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ। कहता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से गहराई से जुड़ी हुई है और दोनों अवधारणाएं साथ साथ चलती हैं। इस कथन को आप तर्कों के साथ इसका समर्थन करिए। तो कैसे समर्थन किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको ये चीज शो की कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है असल में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है जिससे जो क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है साइंथिसिस अपना सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स के बिना, है ना। तो एक नेचुरल प्रोसेस से क्रॉपिंग होती है जिससे एग्रीकल्चर सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी आती है। तो ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब इसमें मैंने फिर से फ्लो चार्ट्स बना के आगे सारे अपने तर्क रखे जो जो तर्क हैं इसमें, ठीक है।
कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो डेट लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से मेरा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बायोडिवर्सिटी कंजर्व रहती है, बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग से फायदा मिलता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, ठीक है जी। एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, पहले मैंने इसका डेफिनेशन दे दिया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है, फिर इसकी असम्पशंस बहुत थ्योरी जरूरी है। जब भी आपको कोई लॉ पूछा गया, कोई थ्योरी पूछी गई है, असम्पशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर आपको असम्पशनों के 5-6 पॉइंट तो लिख कर आने हैं भाई, ये इसकी असम्पशंस हैं। फिर मैंने इसका डायग्राम बना दिया, यही क्रोनोलॉजी रहती है एग्जाम में अटेम्प्ट करने की, कोई भी थ्योरी, और फिर मैंने इस डायग्राम को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मेनी 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 टाइम्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। चलो, और यहाँ पे ना एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की लेबलिंग। जी हाँ, डायग्राम की लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ना जल्दबाजी में डायग्राम को प्रॉपर लेबल नहीं करके आते कि भाई ये MP है, ये TP है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा भाई इसके, ठीक है। जो डायग्राम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें एक एक चीज़ को अच्छे से लेबल करके आओ भाई, ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, कि अगर एग्जामिनर आपका चेक कर रहा है ना, उसको डायग्राम से ही सारी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए, डायग्राम से ही पता चल जाए कि भाई डायग्राम में बच्चे ने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन तो सही होगी हुई, बात समझे ना। फिर अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखो, ये आपका स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने कहा था स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल भी एक आएगा। अब ये मोड कैलकुलेट करने का इसने पूछा, अब ये मोड का वो वाला फार्मूला लगना है आपका, ये वाला फार्मूला जो हम लगाते हैं, F1 माइनस F0 ओवर 2F1 प्लस माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला मोड का यहाँ पे लगना है। 0 to 10, 10 to ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है मेरी 7 है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल ले लेना है मुझे। 20-30 है क्लास इंटरवल। अब ये जो 20-30 क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 20 है। फार्मूले में L1 लिख दिया मैंने 20। F1 का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब है इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब है इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। बस फार्मूला अगर पता है तो वैल्यूज पुट करके यू विल रीच टुवर्ड्स द आंसर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज, इसकी आर्ग्यूमेंट्स दीजिए फेवर में इसके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंसेज ही, एक बैलेंस में ही रहती है। कि क्या इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट है, ये मैंने उसका इंट्रो दे दिया। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी हो रहा है ना। अब इसमें कैपिटल अकाउंट भी है कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है तो वो कैपिटल अकाउंट से हम लोग रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई इम्बैलेंस रहता है तो जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी फॉरेक्स जो होती हैं सेंट्रल बैंक से, ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि BOP में डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए हम फॉरेक्स अकाउंट को यूज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेंट्रल बैंक की, उसके थ्रू बैलेंस कर सकते हैं सिस्टम को, ठीक है। अब ये देखिए फिर से एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको रैंक कोरिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत काम आएगी। रैंक कोरिलेशन, ये फार्मूला पता है आपको, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल भी सिंपल आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट चीजें जैसे हम अपनी BSc MSc में करते थे, भाई कोरिलेशन निकालो, रिग्रेशन लाइंस पता करो, है ना, मोड निकालो, ये डाटा है इसका मीन निकालो, इसका वेरिएंस निकालो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ऐसे वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। बेसिकली ये हमारा जो है एक EMRS एंड KVS का भी, ये दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं, ये EMRS का अलग है, KVS का अलग है, ठीक है। ये Tier 2 इकोनॉमिक्स का है, वीडियो लेक्चर इसमें आपको मिलेंगे मेरे द्वारा, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। क्लास नोट्स हो गए आपके उन वीडियो लेक्चर से जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में। MCQ प्रैक्टिस के लिए जैसे इसके PYQs वगैरह की हमने MCQs की प्रैक्टिस की क्लासेस ली हुई हैं,
फिर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मॉडल आंसर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब चीजें आपको मिलती हैं। और अभी तो मैंने पूरे EMRS KVS के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली 5 टेस्ट आपके पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनवा कर उसमें अपलोड करवाए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। पूरे मतलब आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग वो बनवाए गए हैं। उसकी आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा एग्जाम किस लेवल का आता है और आपकी कितनी तैयारी है उसमें, ठीक है। तो ये चीज, और इसके अलावा डाउट क्लियरिंग के लिए वही आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाती है। फिर ये आपका आ गया टेस्ट सीरीज। अब ये हमने स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक डिमांड पर अभी अभी ये कोर्स लॉन्च करा है। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने सिर्फ अगर टेस्ट देने हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है लेक्चर सुनने का, है ना। तो उनके लिए क्या किया हमने कि इसमें अब क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैं टेस्ट बोल रही थी वो मिल जाएंगे, PYQs की प्रैक्टिस मिल जाएगी, PYQs के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और सारे सिलेबस के मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई विल रिकमेंड कि अब बच्चा जो अभी शुरू कर रहा है ना, अभी मतलब उसको है कि अभी इस महीने तो आपका एग्जाम है, तो उसके पास है कि मेरे पास भी वीडियो लेक्चर सुनने का भी इतना टाइम नहीं है, तो फिर उसके लिए ये कोर्स बेस्ट है कि इसमें आपको वही है कि इसका आप अपना डाउनलोड वगैरह करके प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो और अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो। पर ये भी वो कंडीशन है कि अगर आपको आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो ये काम करेगा, है ना। अगर आपकी इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं अच्छी है तो फिर तो थोड़ा वीडियो लेक्चर्स आपको देखने ही पड़ेंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे चैलेंज ये भी है कि उस बच्चे के पास वीडियो लेक्चर्स देखने का अगर टाइम ना हो, तो दैट्स वाई रिकमेंड हमने जब इसका Tier 1 का एग्जाम हुआ था उससे पहले ही हमने कॉम्बो लॉन्च करा था कि भाई बच्चों अभी से इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दो, अभी से साथ में Tier 1 के साथ Tier 2 की तैयारी शुरू कर दो, बाद में टाइम कम बचेगा। तो तब से हमने, अब जो बच्चा ने तब से ज्वाइन किया हुआ है वो अब यहाँ पर बहुत फ़ायदे में है, क्योंकि अब तक उसने वीडियो लेक्चर खत्म कर लिए होंगे आराम से इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, वो बच्चा फ़ायदे में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको स्मार्टली डिसाइड करना है कि आपके पास लेक्चर्स के लिए टाइम है, नहीं है तो सिर्फ ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ है। तो बाकी कमेंट्स में मुझे बताना कैसा लगा आपको ये सेशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।